नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम इसमें एक नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है सामान्य विज्ञान। आप जान रहे हैं जीएस पॉइंटर की एक सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें अब तक हमने भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आप जानते हैं सबसे पहले जो प्रारंभ करेंगे हम वह करेंगे जीव विज्ञान करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं यूपी पीसीएस की तरफ से उसमें सबसे अधिकांशता आप देखेंगे तो जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। आपने जो अभी कैंसिल हुआ था आरओ हुआ था उसको भी देख सकते हैं। कांस्टेबल परीक्षा हुई थी उसमें भी आपने देखा था। तो इसीलिए सबसे पहले हम जीव विज्ञान कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भौतिक विज्ञान और उसके बाद हम रसायन विज्ञान की तरफ चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए जीव विज्ञान हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे क्या होगा ना, कंटेंट हमको अच्छे से और साफ दिखाई देगा और आपकी स्क्रीन पर भी स्पष्ट रूप से नजर आएगा। चलिए, जीव विज्ञान अध्ययन करता है जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का। देखिए, जीव विज्ञान के से रिलेटेड कभी भी ये स्टेटमेंट आए तो आप ये मत करिएगा कि जीव विज्ञान जंतु विज्ञान जिसे जियोलॉजी कहते हैं, फिर बॉटनी। दो होता है जीव विज्ञान। बॉटनी जो होता है वो पादप मतलब की पादप जगत से संबंधित होता है और जंतु विज्ञान जो होता है जिसे हम जूलॉजी कहते हैं वो जंतुओं से संबंधित होता है। तो जंतु विज्ञान में क्या होता है कि इसमें मृत एवं और जीवित दोनों, मतलब कि जैसे कि ह्यूमन जो इस समय जिंदा है और जो मर चुका है उन दोनों के ऊपर अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन जो एक मनुष्य है वो भी एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए यहाँ पर जानवरों का शब्द का प्रयोग किया गया है। पक्षी पक्षी को जो पक्षी का अध्ययन होता है उसे आर्नियोथोलॉजी कहते हैं। वंश गति के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं और जीवाश्म को पैलियोबायोलॉजी कहते हैं। थोड़ा जीवाश्म का याद रखेंगे तो आपको आसानी होगा। पैलियोबायोलॉजी कहते हैं। अब है फूलों के अध्ययन को कहते हैं क्या? एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है उसे जननांकीय कहते हैं। आपको पता है जैसे ही जनगणना होता है तब जननांकीय भी होता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहते हैं। मतलब कि जो कहते हैं एथनिसिटी आता है ना, शब्द की एथनिसिटी का लिए आता है। हर जगह की सांस्कृतिक अध्ययन के लिए इथनिसिटी का प्रयोग होता है। इसी चीज के पूरे होलिस्टिक शब्द को हम इथनोलॉजी कहते हैं। जहां सांस्कृतिक आ जाएगा आप इथनोलॉजी याद रखिएगा। अब है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनीकृत जगत में उपयोग करने को कहते हैं क्या? बायोनिक्स कहते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पादप जीवाश्मों यानी फॉसिल प्लांट का किया जाता है। देखिए, पेट्रोल से पैलियो याद रखिएगा। जो पेट्रोल पदार्थ होता है वो कैसे होते हैं? जो जीवाश्म पादप जीवाश्म से देखेंगे आपको कोयले वोले के उत्पादन मिलता है। हाँ, तो उसी को याद रखिएगा। पैलियो बायोलॉजी से जो है इसमें अध्ययन होता है के अंतर्गत पादप जगत का होता है। पैलियो से याद रखेंगे जो पेट्रोल को ऐसे करके। रेशम कीट पालन को कहते हैं क्या? सेरीकल्चर कहते हैं। यह प्रश्न कई बार आ चुका है। आप बिहार पीसीएस देखेंगे, उत्तर प्रदेश पीसीएस देखेंगे, कांस्टेबल परीक्षा देखेंगे तो इस चैप्टर से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। इसमें मधुमक्खी ऐसे प्रश्न बनते हैं, कीट पालन को क्या कहते हैं और ह्यूमन अध्ययन को क्या कहते हैं। ये सब प्रश्न एक न एक प्रश्न बनते हैं। अब है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसके लिए? एपीकल्चर के लिए मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। फूलों की खेती क्या कहते हैं?
फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को ओलिरी कल्चर कहते हैं। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। पीसी कल्चर मछली पालन के लिए, और हॉर्टिकल्चर जो देखेंगे आप बागवानी यानी कि फूल फल सब्जी की कृषि के लिए हॉर्टिकल्चर, याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर। अभी एक हाइड्रोपोनिक्स भी आएगा जिसमें आप देखेंगे कि मृदा विहीन फसलों को जहां उगाना वहां हाइड्रोपोनिक का यूज किया जाता है। तो ये एक पूरा अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका प्रश्न कहीं ना कहीं सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर, फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं। फसलों की खेती क्यों एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर कहते हैं। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। पीसी कल्चर मछली पालन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए कहते हैं। ऐसे हॉटी से याद रखिएगा, हॉटी मतलब हॉट, हॉट से तात्पर्य से याद रखिएगा जब हम किसी को अपनी भावनाओं को प्रेषित करते हैं तो उसको एक फूल के माध्यम से ना कि कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फूलों को एक प्रकार से संबोधित करते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि हॉर्टिकल्चर जो होता है वह बागवानी यानी कि फूल फल सब्जी इन सब के लिए उपयोग होता है। कुछ भी तिगड़म लगा के याद रखिए, लेकिन याद रखिए सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलोरिकल्चर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है, ये शब्दों का संकलन होता है, कुछ दिन पहले ही परीक्षा में आ चुका है। फ्लोरोलॉजी भाषा की संरचना विकास एवं इतिहास के अध्ययन कहते हैं। फिलोलॉजी कहते हैं जो भाषा की संरचना, जैसे कि आप मेसोपोटामिया की संरचना देख लीजिए, आप देख लीजिए ग्रीक संरचना देख लीजिए, उसकी जो भाषाएं लिखी गई हैं, आप पाली भाषा देख लीजिए, आप संस्कृत भाषा देख लीजिए, आप खड़ी बोली देख लीजिए। तो इन सब भाषाओं के अध्ययन को, उनके इतिहास में क्या क्या संबंध रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए हम फिलोलॉजी का उपयोग करते हैं। इस शब्द को पढ़ने के लिए फिलोलॉजी का उपयोग करते हैं। आइकोनोग्राफी क्या होता है, प्रतिमाओं चित्रकलाओं का अध्ययन। आइकोनोग्राफी तो आप जान सकते हैं, जिसको आंखों से देख के जो प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाए उसे आइकोनोग्राफी कहते हैं। अब है विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होते हैं कैसे, अंगूर। अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर के अंतर्गत लाते हैं। कीट संवर्धन होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर का उपयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म होता है। जेरेंटोलॉजी संबंधित है वृद्धियों के अध्ययन से, मतलब जैसे जैसे इंसान वृद्ध होता है उस वृद्ध होने की अवस्था में जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए जेरेंटोलॉजी का उपयोग किया जाता है। वृद्धावस्था एवं काल विभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स अध्ययन है किसका, अनुवांशिक और विचरण का है। पैडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, अस्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। क्या कहते हैं, सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एवं बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है कौन, साइकोलॉजी है। हाइड्रोपोनिक्स है क्या है, मृदा विहीन पादप संवर्धन के लिए, जहां पर मतलब कि उस कृषि को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स जहां हमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी पादप के संवर्धन के लिए यानी कि उसके बढ़ाव के लिए। उनको कैसे, पानी की एक एक बूंद के माध्यम से उनका विकास किया जाता है। वर्तमान में यह पद्धति बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है। आप देखेंगे जो मेट्रो सिटी है वहाँ जो लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं और जो आप देखेंगे अपना जो कृषि का पदार्थ होता है वह बड़े बड़े होटलों 5 स्टार 7 स्टार होटलों को भेजते हैं, जिसमें आप बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई भी आप बीज वीज का या तो किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं। तो उन सब उर्वरक को जो नहीं उपयोग करते तो कैसे उत्पादित किया जाए, उसमें एक एक पानी की एक एक बूंद का उपयोग किया जाता है।
उसे ही हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और ये जो होता है कृषि, इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होता है, साथ ही साथ आप देखेंगे बहुत कॉस्टली होती है। हाँ, और मेट्रो सिटी में आजकल बहुत प्रचलन में है, 5 स्टार होटल में आपको मिलेगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब आ गया जैव विकास, मतलब कि मानव का जो विकास हुआ है, मानव क्या किसी भी जीव का, किसी भी जानवर का जो विकास हुआ है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। दिए गए युग्मों के सही सही बाध्य के चुने जो सबसे पुराना है और पहले आया, मतलब सबसे पैलियो बायोलॉजी मैंने बताया था आपको, जहां आप जीवाश्म का अध्ययन करेंगे। फिर इयोसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर मायोसीन, फिर प्लायोसीन, फिर प्लास्टोसीन, फिर होलोसीन आता है। ये एक युग का एक अलग अलग क्रम है कि कौन कौन से युग पहले पहले आए थे। आप जैसे ही विश्व इतिहास पढ़ने, मतलब कि भूगोल पढ़ने लगेंगे तो वहाँ धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेगी। मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में से प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित थी, क्या है, ऑक्सीजन थी, अनुपस्थित थी। हाँ, ये शब्द है अनुपस्थित, मतलब कि मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी, क्या थी, ऑक्सीजन थी। देखिए ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो हमारे सबसे पहले तो हमारे जो कीट पतंग थे, हाँ, एक कोशिकीय जीव थे, उनकी उत्पत्ति हुई। फिर बहुकोशिकीय की हुई। फिर आप देखेंगे पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई। पेड़ पौधों ने जब ऑक्सीजन ग्रहण किया, तो जब ऑक्सीजन उन्होंने ग्रहण किया, जो पृथ्वी के अवस्था से प्रारंभ काल से ही, पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभ काल से ही पृथ्वी पर मौजूद थी मीथेन, अमोनिया। इसलिए देखिए जब भी हम कहते हैं किसी भी कहते हैं उपग्रह का अध्ययन करते तो वहाँ देखते हैं हमें वहाँ मीथेन मिल जाए, हमें वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, अमोनिया मिल जाए, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें होती है ना, अगर ये सब गैसें मिल जाती तो वहाँ अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ वहाँ जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। क्योंकि अगर ये सब होंगे तो जाहिर सी बात है बाद में पेड़ पौधे तो उत्पन्न होंगे, और पेड़ पौधे जब उत्पन्न होंगे तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए ही उत्पन्न होंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड को सब ग्रहण कर लेंगे तो क्या देंगे बदले में, बदले में हमें ऑक्सीजन देंगे, और जब हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी तो वहां मानव का सर्वाइवल बढ़ सकता है। इसीलिए जो ऑक्सीजन है वह जीवन की उत्पत्ति का कारण नहीं है, ऑक्सीजन जीवन की उत्पत्ति का परिणाम है। हाँ, किसी भी जीव की उत्पत्ति का प्रमाण हो सकती है। इसीलिए कहते हैं ऑक्सीजन जो होता है बाद में आई है और कार्बन डाइऑक्साइड पहले आई है। इसलिए पूछ रहा है इसमें से वायुमंडल में कौन अनुपस्थित थी, तो ऑक्सीजन गैस अनुपस्थित थी। अब देखते हैं वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी का जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ। ये जब आप वो 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, वो भी भूगोल की, तो वहां आपको अच्छे से मिल जाएगा। अब है नीली हरी शैवाल, कवक, अमीबा और युगलिना में से पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है। सबसे पुराना जीव कौन सा है, नीली हरी शैवाल है। अब देखते हैं डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। ये प्रश्न जो आप देखेंगे आरओ में आ चुका है, वो है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस का सिद्धांत। देखिए डार्विन ने ये सारे सिद्धांत, जैसे ओवर प्रोडक्शन, अगर हम ओवर प्रोडक्शन करेंगे तो हम अपने, अगर मनुष्य अगर ओवर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, उससे ये होगा कि उसकी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, और जब जनसंख्या स्थिर हो जाएगी धीरे धीरे वो घटने लगेगी। इसीलिए आप देखिए जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए हम कहते हैं हम दो हमारे दो। इससे क्या हुआ कि एक स्त्री पुरुष मरेंगे तो दूसरे जो स्त्री पुरुष हमारे पैदा हुए हैं हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट के अनुसार वह जो है वो जनसंख्या को स्थिर रख के आगे बढ़ाएंगे। फिर आता है हम दो हमारे तीन। हम दो हमारे तीन का तात्पर्य होता है कि हम प्रगतिशील विचार, तब की प्रगतिशील भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम दो हमारे तीन, हाँ, जिसमें तो दो हुआ, दो हैं हम, दो खत्म हो जाएंगे, फिर एक जो बचेगा वो भी खत्म होगा लेकिन वो आगे
भविष्य को, पीढ़ियों को आगे बढ़ाएगा। यही सब कॉन्सेप्ट ओवर प्रोडक्शन में आता है। अगर यही हम दो हमारे एक कर देंगे तो ये क्या होगा, दो मर जाएंगे, एक ही था पहले, तो फिर उसके बाद एक हुआ, वो भी मर गया, तो जनसंख्या स्थिर क्या नेगेटिविटी में जाने लगेगी। इसलिए देखिए वर्तमान में जापान, दक्षिण कोरिया और जहाँ तक चीन में भी अभी तक बोल दिया ना, हम दो हमारे दो से ज़्यादा की बात कर दी है पहले, हम दो हमारे एक ही थे। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि हमारे अगर ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, जनसंख्या की वृद्धि नहीं होगी, तो हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। हाँ, हमारे ऊपर, देश के ऊपर जो वृद्धावस्था के लोग हैं उनका बोझ बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो सरकार का राजस्व होता है उसका घाटा होगा। इसी सिद्धांत को लेकर हम कहते हैं ओवर प्रोडक्शन कहते हैं। तो डार्विन ने ये सिद्धांत दिया, इसलिए इनका महत्व बढ़ जाता है। ओवर प्रोडक्शन केवल मनुष्य के लिए नहीं, प्रत्येक जानवर के लिए है, और मनुष्य भी एक जानवर है, बस इसके लिए एक शब्द यूज कर लिया है, वो एक सामाजिक जानवर है। अब है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एवं वेरिएशन, मतलब कि अगर आपको कहीं पास अपने अंदर वेरिएशन लाना, कहते नहीं, अगर आपको, अभी आप सामान्य विद्यार्थी हैं, अगर आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप जो है एक अच्छे पद पर जाएंगे। जब आप एक अच्छे पद पर जाएंगे तो आपका एग्जिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। आपके जीवन जीने की प्रत्याशा बढ़ जाती है, आपके अंदर अलग अलग वेरिएशन आ जाते हैं। तो इसी थ्योरी को हमने स्ट्रगल फॉर एक्सीडेंस एंड वेरिएशन कहें। फिर आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस का सिद्धांत। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और मानव समाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मानव समाज के प्रत्येक समाज के लिए बहुत ही अच्छी, प्रत्येक क्षेत्र में यह जो है एक सिद्धांत फॉलो होता है। आप चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, इसलिए सरकारी में भी एक वाक्य यूज किया जाता है, जो अंत तक डटा रहेगा वही जीतेगा। यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइव कर पाएगा, जो स्थिर रह पाएगा, जो अपने कार्य को प्रगतिशील बना पाएगा, वही अंततोगत्ता अपने जगह स्थिर होगा। इसे ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। एक पंक्ति है, कुछ पंक्ति आपने सुनी होगी कि राह में धूप होगी, तुम भी चल सको तो निकलो, ऐसे करके है ना, आपने सुनी होगी, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने सुनाई है, बहुत बड़ी शायर ने भी लिखी है। तो वो वही बता रहा है, वो ही कह रहा है, सर्वाइवल ऑफ दिस फिटेस्ट का सिद्धांत ही इसमें बताया जाता है। जैसे कि एक शेर है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता है, पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो इसका मतलब क्या बता रहा है, वो सर्वाइवल की बात बता रहा है कि अगर आपको ये काम करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा। तो सर्वाइवल ऑफ दिस फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। तो याद रखिएगा, ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशंस और सर्वाइवल ऑफ दिस फिटेस्ट किसका है, वो डार्विन का सिद्धांत है। अब विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। वही विकासवाद पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी किसने, डार्विन ने लिखी थी। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम समझाया किसने, लैमार्क ने जीव विज्ञान को समझाया। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। ये बात ध्यान रखिए, जो हम ये जीएस पॉइंटर पढ़ रहे हैं, यह आपकी जो परीक्षा होगी, आरओ पुलिस होगी, और पुलिस के बाद आप देखेंगे पीछे उसमें अगर आपने घटना चक्र जीएस पॉइंटर कंप्लीट कर लिया, तो अगर 100 क्वेश्चन आए तो 70 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी इसको पढ़ता है। विकास का सिद्धांत डार्विन का है। एक जीन्स, एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और डायडम ने दी थी। हाँ, ओपेरॉन और अवधारणा जैकब एवं मोनेडा ने दी थी। विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वर्ण है। जीव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किया जाता है। भारत की विशाल वन बिल्लियों में से जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भारत में विलुप्त हो गई है, वह कौन है, चीता है। हाल ही में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। आप जान रहे हैं, और उसमें से कुछ चीते खत्म भी हो गए हैं, यहाँ के पर्यावरण को मैच कर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने पहले ही बोला था और गवर्नमेंट ने बहुत अध्ययन करके लाए थे कि जो भारत का तापमान है, जो भारत का इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो नामीबिया और आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के जो चीते मिलते हैं उनके
इक्वल है। हाँ, लेकिन फिर भी उनका तो सर्वाइव करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य हैं। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यम में आता है, किसके लिए? एक आदि मानव जाति स्पीसीज के संदर्भ में। आर्कियोटेरिक्स क्या है? जुलैसिक युग के सर्व पुरातन पक्षी हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इस पर ध्यान रखिएगा। आर्कियोटेरिक्स योजक कड़ी है सरीसृप और पक्षियों के बीच में। सरीसृप जो सर्प के जो रेंग के चलने वाले, और पक्षियों के बीच की कड़ी क्या कहते हैं? हम बीच की कड़ी को आर्कियोटेरिक्स कहते हैं। मैमथ पूर्वज है किसके? हाथी के। बहुत सी आपने हॉलीवुड पिक्चरों में देखे होंगे, इसमें बड़ी बड़ी हाथी जैसे जानवर दिखाए जाते हैं, उन्हें ही मैमथ कहा जाता है। वो हाथी के पूर्वज हैं। अब है डायनासोर थे, कैसे थे, कौन से युग में थे, मतलब किसमें थे, वो देखेंगे। मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर रहे हैं मेसोजोइक युग में रहे हैं। मेसोजोइक युग देखिए, ये जो हमने कहा था पहले बताया था कि इस तरह के युग को आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये देखिए, पैलियोबायोलॉजी, पैलियोसिन, ईसोसिन, ओलियोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, होलिस्टोसिन, होलियोसिन, इस तरह के युग में ही एक युग आप देखेंगे ये भी है जो डायनासोर को प्रदर्शित करता है, उसका नाम है मेसोजोइक युग है। अब आगे देखेंगे, जीवों के विकास यानी एवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम है, कौन है? सैलामेंडर है, अजगर है, फिर कंगारू है। अब एक नया चैप्टर प्रारंभ होना जा रहा है जिसका नाम है वर्ग की। चलिए प्रारंभ करते हैं। जीव विज्ञान के पादप जगत और प्राणी जगत के जीव जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों के में सबसे अधिक जीव की संख्या किसमें है? वो कीटों में है। अमीबा विभंजन द्वारा जन्म करता है, बात सही है। सभी एक कोश की जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, बात सही। एक कोश की जीव है तो अलैंगिक विधियों के द्वारा ही जनन करेंगे, तो दोनों ही सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। अब आगे का प्रश्न क्या है? गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रहते हैं। जैसे आप देखेंगे मनुष्य के शरीर में होता है, क्योंकि मनुष्य गर्म रुधिर का एक जंतु है, वह अपने शरीर का तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखेगा। ज्यादा होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसे पसीना होगा, कुछ बीमारी हो जाएगी, कम हो जाएगा तो हो जाएगी। तो ये सब जो क्या होता है, मनुष्य के शरीर के जो तापमान होता है, जो रुधिर का तापमान होता है, उसको एक जैसा बनाने के लिए होता है। मनुष्य किसमें आता है? गर्म रुधिर प्राणियों में आता है। अब है सही कथन है कि आप देखेंगे मूल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होते हैं तथा उपास्थिसिस मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। स्टार फिश, शी फिश, पादप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है, वो स्टार फिश जो है वो मछली नहीं है। ये देखिए प्रश्न हर बार आता है, स्टार फिश, शाह फिश, पादप फिश, रजत फिश, जेली फिश, कैट फिश, इस समय पूछा जाता था कौन मछली नहीं है, कौन मछली है। तो स्टार फिश मछली नहीं है। अब उसके आगे देखेंगे, रजत मुनि, क्रे फिश, जेली फिश तथा कैट फिश में से जो वास्तव में मछली है उसका नाम क्या है? कैट फिश है। स्टार फिश, जेली फिश, हैगफिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तव में मछली है वह समुद्री घोड़ा है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल है। व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। शार्क स्क्वाडिन, ऑक्टोपस तथा व्हील में से स्तनपायी है कौन है? वो व्हील है। फिर उसके बाद देखेंगे फिन बैक व्हील, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्प बैंक व्हील प्रजातियों में से दांत वाले व्हील्स में विशालतम है कौन?
वो है स्पर्म व्हेल है। अर्किटिना कंगारू से ही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देती है और सीधे बच्चे नहीं देती है वो देखेंगे एकिडिना है। लोरिस कंगारू हेजहॉग और एकेडिना में से वह जो स्तनधारी जो अंडा देता है वह देखेंगे एकेडिना है। उड़ने वाले स्तनधारी कौन से हैं? चमगादड़ है। उसके बाद उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं वह चमगादड़ है। चमगादड़ किस में आता है? वह स्तनपायी में आता है। गोल्डन महासीर, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल एवं व्हाइट आइबिस में से जो पक्षी नहीं है वह गोल्डन महासीर है। अब है समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह में से स्तनपायी है, समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह है, याद रखिएगा। अब है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, स्तनपायी में किए जाते हैं। अब उसके बाद शील है, क्या है? एक स्तनपायी है। शील्स मिनी, कैटफिशी, अष्टभुजी, ऑक्टोपस, सीप यानी कि आय स्टार और हवासील यानी कि पेलिकन में से वह जीव जो निस्संदन भोजी यानी कि फिल्टर फीडर है वह देखेंगे शीप है। अब है पेंगुइन, व्हेल, आटर तथा कछुआ में से निस्संग प्राणी है कौन सा? आक्टर यानी कि उदबिलास है। केचुआ, जेलीफिश, सहपात्री, मिलीपीड, समुद्री घोड़ा और कास्टयूब यानी कि वुड लाइन में से वो जो अपर दाही यानी डेट्रोइवेटर है वो कौन है? केचुआ है, सहपात्री है और कास्टयूब है। अब उसके बाद देखेंगे एम्फीबिया होता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जो जंतु पशु होते हैं उनको कहते हैं एम्फीबिया। जैसे कि आप देखेंगे मेढक। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करते हैं वह है जानने की इच्छा प्रकट करना। मनुष्य एक ऐसे जानवर है जिसके पास सोचने की क्षमता है, तो इसीलिए वह सभी जानवरों से पृथक हो जाता है। गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर तथा उरंग उटान में से कपी नहीं है। कौन नहीं है? लंगूर जो है वह कपी नहीं है। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? वह गिब्बन है। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन कुल में से नील गाय आती है किसमें? हिरन में आती है। हिरन कुल में हिरन, गीदड़, जेब्रा तथा घोड़े में से वह जंतु जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं वह है गीदड़ है। ऑक्टोपस है क्या? एक मृदुकवची यानी मोलाक है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? वह है कोलोसल एक्विडा है। केकड़ा, बरूदी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य तीन जीव के वर्ग का नहीं है वह है केकड़ा है। अब है व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है, कुक्कुटों की एक किस्म है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंश। जुगनू होते हैं एक कीट। लकड़ी कीट से भिन्न होते हैं क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। मकड़ी कीट भिन्न होते हैं क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे पाई जाती हैं, इसलिए वह मकड़ी जो होता है वो कीट में नहीं आता है, जुगनू कीटों में आता है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में से कीट नहीं है। क्या नहीं है? मकड़ी। घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर, मकड़ी में से कीट नहीं है। कौन कीट नहीं है? वह मकड़ी कीट नहीं है। छिपकली, तिलचिट्टा, घरेलू खटमल तथा मच्छर में से वह जीव जो जिसका रक्त सफेद होता है वह है तिलचट्टा है। मेढक, कछुआ, सर्प और मोर में से लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, इसलिए केचुआ के लिए। वह जंतु जिसे भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है वह कौन है? केचुआ। वह जीव जिसकी कुछ प्रजातियां कवकों के कृषि के रूप में जानी जाती है वो है चींटी।
अब उसके आगे देखते हैं, मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम कहलाते हैं गॉस्मियर रेशम कहलाते हैं। फीटा कर्मी उभयलिंगी हैं। गोल कर्मी वो अलग अलग लिंग के होते हैं। फाइलेरिया क्या है, ये सूत्रकर्मी है। गिनी क्रिम क्या है, वो सूत्रकर्मी है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, जैसे मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देखेंगे मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथन क्या क्या है कि नर केवल नर रक्त चूसते हैं, यह कथन गलत है। फिर उसके बाद आप देखेंगे केवल मादा रक्त चूसती है, यह बात सही है। अब उसके बाद देखेंगे कि मादा पौधों का रस चूसती है, यह गलत है, ये नर का काम होता है। मादा की अपेक्षा नर के डोन बड़े होते हैं, ये देखेंगे आप गलत है। जो मादा होती उनके जो डोन होते हैं डंक होते हैं, वो ज्यादा बड़े होते हैं। नर की अपेक्षा मादा के डोन बड़े होते हैं, यह बात सही है। इसलिए अभी देखिए वर्तमान में आपने चाइना में देखा होगा, कई जगह देखा होगा कि मच्छरों के जेनेटिक्स में चेंज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनके अंदर जो विष होता है, जिसके कारण से मानव में विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं, उनके अंदर वो चेंजेस लाए जा रहे हैं कि वो सब ना फैले। अब जहां शैल मूषक वज्रशल्क में से वे जीव जो परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावनाओं को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद अंग की रक्षा करते हैं, वो है जाहक और वज्रशल्क है। मोलाक, ऊंट, जेब्रा तथा यूरोमेट्रिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं, वो है ऊंट। जिराफ, ऊंट, कंगारू तथा कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, वो है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी तथा कौवा में से वह जो केवल ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, वो है कंगारू चूहा। सर्पों की विष ग्रंथि की समांग है, किसके लिए है? वो देखेंगे कशेरुकी प्राणी की लार ग्रंथियों के समान होती हैं, जो सर्पों में विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। सांपों के जहरीले विषदांत होते हैं, जो रूपांतरित होते हैं जंबिका आंत में। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोदर्भी कहलाते हैं। कीट भक्षी पौधे मिट्टियों में इनकी कमी से उगते हैं, नाइट्रोजन की कमी से। अब है पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीट हारी पादप है, कौन है? वह आप देखेंगे घटपर्णी है। अब है निक्थेंस कहते हैं निक्थेंस, नीलुम्बू, निकोटीनिया तथा नेपेंथिस में से एक कीट भक्षी पौधा है, कौन है? नेपेंथिस है। घटपर्णी के स्तंभ पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृत्त भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है, वह है पत्ता। निपेंथिस खासियाना मानव दुर्लभ एवं आपातित पौधे पाए जाते हैं मेघालय में। यीस्ट किण्वन है। कैसीन दुग्ध प्रोटीन है। क्लोवेरा अमृतजीवी है। घटपर्णी कीटभक्षी है। अमर बेल देखेंगे, वह अमर बेल आपको मिलेगा तान परजीवी है। चंदन क्या है? वह देखेंगे जड़ परजीवी है। आर्किडिना क्या है? वह अतिपादप है। पौधे का वह भाग जिसे हल्दी प्राप्त होती है, वह तना है। भूमिगत हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण जिसे कहते हैं राइजोम कहते हैं। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन है? वो प्रकंद राइजोम है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, उसे ड्रूप कहते हैं। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में उमांग और जैनांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। आलू, शलजम, बंडा तथा जमीकंद अधोभूमि
उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है, वह है शकरकंद है। गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है, वह है शकरकंद है। शलजम, शलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद में से वह जो तना नहीं है, वह है अदरक। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और एंटीनोड होते हैं। सरसों, गेहूं, धान तथा मक्के में से वह फसल जिसकी रुपाई की जाती है, वह है धान। प्रकंद अदरक है, स्तंभकंद आलू है, शल्ककंद लहसुन है, धनकंद जो है जिमीकंद सूरन है। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ है कौन? आलू है। आलू है एक क्या है? कंद यानी ट्यूबर है। जैव उर्वरक, प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्च पादप के जड़ों के बीच उपयोगी प्रकाश साचर है, वह है कवक मूल है। माइकोराइजम एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधे के मध्य। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जंतु कौन से? वह सहजीवी हैं। वे जातियां जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं, उसे कहते हैं नाइडेरिया, कवक, फंजाई कहते हैं। और आदि जंतु प्रोटोजोआ। मटर पौधा है कौन? शाक का, शाक है। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना संवर्धन के लिए। लौंग एक कैसी बंद कली है। जीरा, लौंग, इलायची तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कली होती है, वह लौंग है। अब है अंतःस्थली कली, सहायक कली, फूल कली तथा वनस्पति कली में से लौंग निस्तारण होती है किसमें? फूल कली में। लौंग प्राप्त होते हैं, आपको देखने को मिलेगा, शुष्क पुष्प कली में मिलते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही लेक्चर क्लोज करेंगे। अदरक क्या है? एक राइजोम है, इसे प्रकंद कहते हैं। केसर क्या है? पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र है। अफीम क्या है? ये अधपका फल है। शन क्या है? तना है। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल की बीजों बनाने वाले भागों का। अदरक प्रकंद है। प्याज जो है मांसलपर्ण है। उसके बाद आलू देखेंगे रूपांतरित तना है। नारियल क्या है? वह भ्रूण भोजी है। तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू खाने योग्य भाग कौन सा है? तना का। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से फल है कौन? भिंडी। सेब, अंगूर, खाजूर और आलू बुखारा में से कच्चा फल नहीं है, वह सेब जो है कच्चा फल नहीं है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणी टहनी है। कार्क प्राप्त होता है कैवार्क सुबर नामक पेड़ से। लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण क्या है? वह है सल्फर यौगिक है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित करती है, वह है सल्फेनिक अम्ल होता है, उसको निष्कासित करती है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वह पुष्प है। मिर्च की तिरछता का कारण क्या है? कैसिइसियन की उपस्थिति के कारण। रेशम के कीड़े अपने जीवन चक्र में जिस चरण में वाणिज्यिक जंतु को पैदा करते हैं, वह है कोशिता है, पुंपा। केशर कीट जिन पर पनपते हैं, वे है शहतूत की पत्तियां। रेशम, शहद, लाख तथा मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं मोती। गन्ना, घृतकुमारी, कपास तथा महुआ में से वह जो औषधि फलक है, वह है घृतकुमारी। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व है, क्या है इसमें? तुलसी के पौधे में फिनाल एवं फेलेनोनाइट्स की उपस्थिति का कारण है। फिनाल याद रखिएगा, फिनाल एवं फ्लोनोनाइट्स की उपस्थिति का कारण है। जो तुलसी का पौधे का जो औषधि महत्व होता है, उसमें किस लिए औषधि का महत्व होता है? उसमें फिनॉल एवं फ्लेवोनोइड्स की उपस्थिति होती है। कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है का प्राप्त होता है अमृतजीवी पादप से। मलेरिया रोग को प्रभावित औषधि कुनैन का निष्कासित किया जाता है। कुनैन छाल से किया जाता है।
मलेरिया निदान हेतु आर्थिक नाम से औषधि प्राप्त होती है? बीजी पादप से होती है। लेक्चर देख लें कि कितना लंबा है। ये इसमें अभी समझ लीजिए 1.5 पेज बचे हुए हैं और समय कितना हो रहा है? 40 मिनट हो रहा है। आइए 1 घंटे के लेक्चर करके इसको खत्म करते हैं, थोड़ा तेजी से चलेंगे। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का है। सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम पौधे में से इस प्राकृतिक उत्पाद की प्रतिस्थापित किया है वह आप देखेंगे आपको फ्लोरोक्विन है। अब है कोरोना रोगियों के उपचार में प्रयुक्त हाइड्रोक्लोरोक्विन है। एक कैसा है? एक कृत्रिम औषधि है। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु तथा डायडम में से वे जीव का वह समूह जिसे डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाते वो है डायडम। देखिए खत्म करते हैं, 40 मिनट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।